Back to our YouTube channel MH Physiotherapist. I am Mahbara Hashmi. आज हम देखेंगे कि प्रेशर अल्सर्स किन पेशेंट्स में बनता है और इसमें कौन सा इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बनता है और इसके लिए डाइट में हमें क्या क्या इंटेक करना चाहिए। ठीक है, प्रेशर अल्सर मोस्टली जो कोमा के मरीज़ होते हैं या आईसीयू के जो मरीज़ होते हैं, इसके अलावा घरों में जो फालिज के मरीज़ होते हैं उनमें बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी बाजू तक भी नहीं हिला सकते हैं, तो वो एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोस्टली कमर पर उनकी जो बोनी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर प्रेशर अल्सर्स बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके उन पार्ट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती है। जब भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट, कोई मसल जो है, कोई एक्सट्रीमिटी लाइक बाजू हैं, टांगे हैं, कमर है, वो मूव नहीं करती है, उस एरिया का मसल जो है वो काम नहीं करता है, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है। ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगी तो वहाँ पर जो ऑलरेडी वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ हमारे फ्लूइड्स होते हैं जो रुके रहते हैं, रिटेन रहते हैं, वो वहाँ पर ज़ख़म बना देते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रेशर अल्सर्स। अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि फिजियोथेरेपी भी करवाई जाए और पेशेंट की जो डाइट है उसका भी ख्याल रखा जाए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर अल्सर्स जो हैं वो बनते किस में हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि एज, अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा है, 60 साल से ऊपर है, तो बुढ़ापे में ऐसे ही होता है कि इम्यून सिस्टम वगैरह कमज़ोर हो जाता है, तो थोड़ा सा कोई लाइक ज़ख़म हुआ नहीं, कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं, तो वो लाइक स्प्रेड कर जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ में भी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती है। इनएडिक्वेट परफ्यूजन, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि मसल्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पर हीलिंग भी नहीं होगी और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो फ्रेश नहीं रहेंगे। इसके अलावा इनकॉन्टीनेंस, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं इनमें इनकॉन्टीनेंस यानी कि वॉशरूम जो है वो बिना उनका कंट्रोल नहीं रहता है वॉशरूम पर, तो इनकॉन्टीनेंस इसे कहा जाता है। कंट्रोल नहीं रहता है वॉशरूम पर, तो इनकॉन्टीनेंस इसे कहा जाता है। ये बहुत कॉमन सा लाइक बीमारी है कि मतलब बेड रिडन पेशेंट्स में होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मॉइस्चर में पड़ा रहता है, मॉइस्चराइजिंग इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसके रिज़ल्ट में जो ज़ख़म है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। साथ में मेडिकेशंस, मोस्टली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो ज़ख़म की इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, सोजिश को दूर करने के लिए दी जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि किसी जगह कोई ज़ख़म हुआ है तो वहाँ पर सोजिश हो जाती है, जो कि नॉर्मल मेकनिज़म है। जब कहीं सोजिश होती है तो वो वहाँ पर उसको हीलिंग के लिए लाइक वो वहाँ पर सारे सेल्स जमा होते हैं, जिसके रिज़ल्ट में सोजिश हो जाती है। तो जब उस इन्फ्लेमेशन को रोक दिया जाएगा तो जो हीलिंग है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, जो ज़ख़म ठीक जल्दी होना था वो अब थोड़ा लेट ठीक होगा। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन में हमारे लाइक प्रोटीन है, आर्जिनिन है, ग्लूटामीन है, विटामिन सी, इनमें से किसी की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है, जो कि ज़ख़म को प्रॉपर हील नहीं होने दे रही है। ओबेसिटी मोस्टली पेशेंट अगर ओवरवेट होगा तो उसकी मोबिलिटी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर एक लाइक नॉर्मल वेट का पेशेंट है तो उसको हम लाइक करवट दिलवा सकते हैं, राइट लेफ़्ट। ज़रूरी होता है कि ऐसे पेशेंट्स में हर 2 घंटे के बाद उनकी पोजीशनिंग करवाई जाए। अगर वो सीधे फ्लैट लेटे हैं तो उनको राइट करवट दिलवा दी जाए, या फिर लेफ़्ट दिलवा दी जाए, या हाफ लाइन में लेटाया जाए, उनको सिटिंग में लेकर आया जाए। ये बहुत ज़रूरी होती हैं हर 2 घंटे के बाद। लेकिन अगर ओबीस पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी कि उसको किस तरह से उठाकर बिठाया जाए, किस तरह से करवट दिलाई जाए, तो उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि वेट ज़्यादा होने की वजह से भी उसमें प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव इलनेस भी हो सकती है प्रेशर अल्सर्स की। अगर एक पेशेंट है उसको ऑपरेट हुआ है या फिर वो लाइक एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू में है, तो पहले उसको टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, या कैंसर का पेशेंट है, तो उसकी वजह से उसको ऑलरेडी बॉडी के अंदर एक वीकनेस चल रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस चल रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रेशर अल्सर्स होने के।
अंडरवेट पीपल में भी यही है कि उनके अंदर जो होती हैं हमारी प्रोटीन है, आर्जिनिन है, विटामिन्स वगैरह की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से वो वुंड की हीलिंग नहीं होती है प्रॉपर। न्यूट्रिशन एंड वुंड हीलिंग, कितनी न्यूट्रिशन डेली बेसिस पर ज़रूरी होती है। एडिक्वेट कैलोरीज होंगी तो वुंड की हीलिंग प्रॉपर होगी। जैसे कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम कोई एक चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल हमने हर एक चीज़ की मकदार देनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है 30 to 35 किलो कैलोरीज जो हैं वो पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की। इसके अलावा जो फ्लूइड्स होते हैं 30 to 40 मिलीलीटर पर केजी के हिसाब से पर डे रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली बॉडी की, लाइक अगर एक जो बेड रिडन पेशेंट है उसके अंदर। इसके अलावा कौन कौन सी डाइट के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, लाइक प्रोटीन है, आर्जिनिन जो कि ज़रूरी होती हैं टिश्यू की हीलिंग के लिए। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये सेल्स की ग्रोथ के लिए, जो न्यू सेल्स की ग्रोथ होनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। तो अमाइनो एसिड्स ने जाकर न्यू सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करना होता है। इसके अलावा कोलेजन की डिपोजिशन जो है वो बढ़ानी होती है। जो प्रोटीन्स हैं इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स एग हो सकता है, मिल्क हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा मीट, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये प्रोटीन के सोर्स हैं। आर्जिनिन जो है ये इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्सीप्रोलीन की। ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या है? ये इंडिकेटर है कि आप यहाँ पर आकर हमारे ब्लड के अंदर एक मैसेज आता है कि इस जगह पर ज़ख़म हुआ है और यहाँ पर हीलिंग होनी है, वहाँ पर आकर कोलेजन डिपॉजिट करेगा और वहाँ पर हीलिंग होगी। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सीप्रोलीन की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है ताकि वहाँ पर कोलेजन की डिपोजिशन हो सके। तो आर्जिनिन का सोर्स क्या है? ये नट्स एंड मीट हो सकता है। नेक्स्ट इज अ ग्लूटामीन। ग्लूटामीन जो है ये भी कोलेजन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसका सोर्स क्या है? चिकन, स्पिंच, कैबेज, फिश एंड बीन्स। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये क्या करता है? ये अमाइनो एसिड्स प्रोलीन एंड लाइसिन जो है उनकी जो वर्क है उसको एनहांस करता है। इन दो अमाइनो एसिड्स ने क्या करना होता है? प्रोलीन एंड लाइसिन ने इन की तरफ लेकर आना ज़रूरी होता है। ये हमारा फर्स्ट गोल होता है जिसे अचीव करना ज़रूरी होता है बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर। सेकेंड वन इज द स्ट्रेंथ। बेड रिडन पेशेंट्स जो भी होती हैं उनके अंदर मसल्स जो है वो यूज़ नहीं होते हैं। जब कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर तो वो एट्रोफी में चली जाती है। तो मसल्स की स्ट्रेंथ लाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम डेली बेसिस पे बेड साइड एक्सरसाइजेज जो हैं वो करवा कर रीगेन कर सकते हैं। जो ऐसे लोग जो हर वक्त बेड पर रहते हैं और एक्टिविटीज़ कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं, उनके मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो हमने स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए बेड साइड एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन, जो हर एक जॉइंट्स की मूवमेंट करवानी होती है इसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसके जो जॉइंट्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन जाएं। अगर हम रेंज ऑफ मोशन नहीं करवाएंगे तो पेशेंट्स जो हैं उनके जो जोड़ हैं वो वहीं जुड़ जाएंगे, उनमें अडहाइंस बन जाएंगी जिसे कंट्रैक्चर्स कहा जाता है। उन्हें तोड़ने के लिए रेंज ऑफ मोशन करवाना डेली बेसिस पर दिन में 2 से 3 दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है। डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने इंक्रीज़ करना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। नेक्स्ट, इम्प्रूव काफ पंपिंग, जिसे एंकल पंपिंग कहा जाता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पाँव की तरफ कम होती है क्योंकि ये हमारे हार्ट से काफ़ी दूर मतलब पार्ट है हमारी बॉडी का, फुट। तो इसके अंदर मोस्टली हमारा जो ब्लड है वो पूलिंग हो जाती है, ब्लड पूलिंग, जिसके रिजल्ट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस होते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एंकल पंपिंग बहुत ज़रूरी है बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंट प्रेशर अल्सर्स। प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी है। तो फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द
bedridden patients in the ICU or at home. This is all about today's lecture. Hope you like it. If you did, give it a huge thumbs up. What you want next? Do let us know in the comment section below. Thank you. Stay safe. Stay home. Allah Hafiz.